आप सभी का स्वागत है युक्तम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हरीश चंद्र सती अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज खिरसू पौड़ी गढ़वाल से फिजिक्स लेक्चरर। आज हम क्लास 12वीं के लिए फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर फर्स्ट से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से रिलेटेड टॉपिक होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेशों के तंत्र के कारण बल। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हम पूर्व ज्ञान इस टॉपिक से रिलेटेड जो होगा उस पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद 3 आवेशों के बीच बल का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद आवेशों के तंत्र के कारण, बहुत सारे आवेश होंगे, उनके कारण हम एक आवेश पर बल ज्ञात करेंगे जिसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं और फिर हम कुछ आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। पूर्व ज्ञान क्या है? अभी तक हम पढ़ चुके हैं। जो इससे पूर्व हमारे टीचर्स के द्वारा आपको बताया गया है वो ये बताया गया है कि यदि दो आवेशों और उनके बीच की दूरी दी गई हो तो हम कूलाम के नियम का प्रयोग करके उनके बीच एक फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है। यहाँ पे जो k की वैल्यू है, k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है और यहाँ पर आंकिक वैल्यू की बात करें तो 9 इंटू 10⁹ इसकी वैल्यू होती है। तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि दो चार्ज होने चाहिए और उनके बीच की दूरी गिवन होनी चाहिए। आप इजीली फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सिचुएशन देखिए, दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं या दो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं और उनके बीच की डिस्टेंस अगर गिवन है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल होता है। अगली सिचुएशन की बात करें तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच में डिस्टेंस दी गई है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर इतना ज्ञान आपको है तो इजीली आप आगे सॉल्व कर सकते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको इजीली समझ भी सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक सिचुएशन यहाँ पे मैंने क्रिएट की है। ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट की है ताकि आपको समझ में आ सके कि आज के टॉपिक का पूरा जो सार है वो इस पिक्चर के अंदर है। यहाँ पे देखिए क्लासरूम है जहाँ पे एक टेबल के लिए बहुत सारे बच्चे जो है झगड़ रहे हैं, वो अपनी ओर टेबल को खींच रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जो टेबल होगा इस पे जो टोटल फोर्स होगा ना वो सबको पता है, वो इन सब के फोर्सेस का क्या होगा, सम होगा। जितना भी फोर्स इस पे लग रहा होगा, जितना बल लग रहा होगा, वो क्या होगा, इन सब का सम होगा। तो ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं आवेशों की तरफ। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर 3 आवेश हैं जिनके नाम क्रमशः Q1, Q2 और Q3 है। अब एक हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। इस रेफरेंस पॉइंट को हम यहाँ पे O नाम दे रहे हैं और इस रेफरेंस पॉइंट से इनकी डिस्टेंसेस रिस्पेक्टिवली R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर है। प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया गया था कि जब हम यहाँ पे इनकी पोजीशन लेते हैं तो स्थिति सदिश लेते हैं। इनको हम सदिश कहते हैं और ये मूल बिंदु से डाले गए हैं। तो स्थिति सदिश यानी कि इसकी डिस्टेंस किससे दिखाई जा रही है, इस वेक्टर से, इसकी इस वेक्टर से, इसकी इस वेक्टर से। अब यहाँ पे जो मैंने पूर्व ज्ञान आपको दिया उसके पीछे क्या था कि हमारे पास दो क्या होने चाहिए, आवेश होने चाहिए और उनके बीच की क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, कूलाम के नियम का पालन कर सकते हैं। तो यही हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इनके बीच हमने डिस्टेंस ले ली है। अब ये डिस्टेंस कितनी आएगी वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए डिस्टेंस कितनी आती है, मान लीजिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहां पर ये डिस्टेंस क्या है, R1 है, ये डिस्टेंस कितनी है, R2 है। अब हमें ये वैल्यू अगर चाहिए तो ये वैल्यू हो जाती है जिस तरफ इसका सर है, हेड जिस तरफ होगा वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका हेड किस तरफ है, R2 की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, R2 माइनस क्या कर देंगे, R1 कर देंगे, राइट। अब ये है वेक्टर फॉर्म में। अगर हमें इसकी डिस्टेंस चाहिए तो हम इसका क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे आपके लिए सॉल्व ऑलरेडी की गई है। तो इसको हम यहाँ पे क्लीन कर देते हैं और आगे फिगर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो अब देखिए ये हो गए स्थिति सदिश। अब हम यहाँ पे कूलाम के नियम का पालन कर रहे हैं और हम Q2 से Q1 पर लगने वाला जो बल है उसका मान ज्ञात कर रहे हैं, राइट। बल की वैल्यू क्या होगी ऑलरेडी आपको पता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होगी। Q1 Q2 इनके मान आएंगे, Q1 Q2 आ गया और ये वाली डिस्टेंस आएगी। डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, R1 माइनस क्या आएगी, R2 आएगी। अब यहाँ पे इससे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है ना ये R1 है, तो R1 माइनस क्या हो गया, R2 हो गया। ये यहाँ पे आ गई और उसका हमने मॉड लिया और स्क्वायर कर दिया।
कुल मिला के कूलाम के नियम का पालन करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या लेनी है, डिस्टेंस और उसका स्क्वायर लेना है। और डायरेक्शन के लिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, यूनिट वेक्टर, राइट। ये जो यूनिट वेक्टर है ये कहाँ से कहाँ को इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, ये डायरेक्शन भी मैंने आगे दिखाई गई है। ये देखिए ये F21 जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर का प्रयोग कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। जो वेक्टर है उसका क्या होता है, मॉड होता है। तो इस वैल्यू को यदि मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पे रख दूं तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसको क्लीन कर देते हैं क्योंकि आपको देखने में प्रॉब्लम आएगी। तो नेक्स्ट अब देखिए फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 माइनस R2, और ये क्यूब हो गया। क्यूब कहाँ से हुआ, ध्यान दीजिए इसकी जगह पे हमने वैल्यू क्या रख ली है, हमने वैल्यू रखी है R1 माइनस R2, ये वेक्टर था, अपॉन फिर हमने क्या किया होगा, R1 माइनस R2 लिया होगा, राइट। पहले से क्या था, स्क्वायर था, एक और आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो कभी कभी ये फॉर्मूला भी लिखा रहता है, इसलिए मैंने इसको भी इसमें शामिल कर लिया है ताकि आपको ये सारी चीजें पता रहे। पता चल रहा है कहीं क्यूब लिख दिया आपके किसी क्वेश्चन में और आप कह रहे हैं यार ये तो पढ़ाया ही नहीं गया, हमें पता ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो Q3 चार्ज है इसके कारण भी Q1 पर बल निकालेंगे। ओके, तो इसको जल्दी जल्दी आप समझ लीजिए, बल की वैल्यू हो गई। ओके, ये बल की डायरेक्शन हो गई। डायरेक्शन पे आपको ध्यान देना, जो डायरेक्शन है वो उस चार्ज पर और सीधे उसी लाइन पर आपको क्या करनी, आउटवर्ड करनी। मैंने बताया था कि अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ, नेगेटिव नेगेटिव है तब भी आपको आउटवर्ड लगानी, यानी रिपल्सन वहां पे हो रहा है। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, सीधे मैंने आपको क्यू फॉर्म में लिख दिया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये समझ में आ गया होगा। अब सिचुएशन आपको समझ में आई होगी, Q1 पर दो बल लग रहे हैं, एक किसके कारण लग रहा है, Q2 के कारण, एक बल किसके कारण लग रहा है, Q1 के कारण, राइट। तो इसको टोटल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां पे देखें, एक हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, राइट। ये बना दिया समांतर चतुर्भुज, इस पे ध्यान दीजिए, ये समांतर चतुर्भुज है, ये वाला जो वेक्टर होगा वो इसको डिनोट कर रहा होगा, ये वाला वेक्टर इसको डिनोट कर रहा होगा, और इनका रिजल्टेंट ये होगा। ये ट्राइंगल लॉ ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, इसके आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसका एक फिगर यहाँ पे लिया गया आपके लिए, देखिए F12 की डायरेक्शन ये हो गई, ये F3 की डायरेक्शन थी, यही F13 की डायरेक्शन होगी, और इनका रिजल्टेंट यहां आपको प्राप्त होगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इनको हम ऐड कर देंगे, राइट। तो जो नेट फोर्स होगा वो F1 प्लस F2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F12 और फिर प्लस F13। इस वैल्यू को ऐड करेंगे, दोनों वैल्यूज आपको पता है, जो पहली वैल्यू थी वो कितनी थी, ये वाली वैल्यू थी, जो सेकंड वैल्यू थी वो कितनी थी, ये थी, और इसको हमने क्या कर लिया, इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हम और भी सरल कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। तो इसको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा का यूज करते हैं। सिग्मा का यूज करते वक्त आपको ध्यान देना है कि जो फोर्स की वैल्यू है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, जब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा जाता है, अलग से आपको समझाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, Q1 तो हमारा फिक्स हो गया, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ये भी फिक्स हो गया, ये दो वैल्यूज फिक्स हो गई। अब सिग्मा में क्या आया, ये सिग्मा है। यहाँ पे देखिए अब जो Q2 था या Q3 था उसको हम QI लिख रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फिर देखिए एक वेक्टर के लिए हमने 1 लिया था, माइनस हमारे पास यहाँ पे या तो 2 आ रहा था या 3 आ रहा था, तो यहाँ पे हम I लिख लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके, इसको वेक्टर लिख दीजिए और इसका क्या कर दीजिए, यहाँ पे या तो स्क्वायर कर दीजिए और या तो क्यूब कर दें। यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में लिखा है, स्क्वायर फॉर्म में लिख दीजिए, राइट। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, R1 आएगा और सेकंड क्या आएगा, I आएगा, और इसका क्या आ जाएगा, कैप आ जाएगा। बहुत इजीली यहाँ पे हमने या तो 1-2 यूज किया था और या 1-3 यूज किया था, तो ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो I है ना इसकी वैल्यू देनी है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। पहली वैल्यू हमने क्या ली थी, 2 ली थी, और कहाँ तक चल रहा है, 3 तक चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू ये 3 हो गया, या I इक्वल्स टू यहाँ पे 3। जब हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम n यूज करेंगे, तो I इक्वल्स टू क्या हो गया, 3। यानी कि हमने I के दो मान लिए, एक लिया 2 और दूसरा क्या लिया, 3, राइट। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो क्लियर है, यहाँ पे n लिया गया है, n से मतलब है कि यदि हम I की वैल्यू 2, 3, 4, 5 अप टू n तक ले तो ये वैल्यू n तक आएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं।
ये सारा इरेज कर देते हैं और अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ कि जो सुपरपोजिशन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए सुपरपोजिशन की डेफिनेशन दोनों लैंग्वेजेस में आपके लिए लिखी गई है, हिंदी में भी लिखी गई है, इंग्लिश में भी लिखी है। तो इंग्लिश वाले छात्र इंग्लिश की पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूँ। ये डेफिनेशन ये कहती है कि यदि कोई एक आवेश है और उस आवेश पर अलग अलग आवेश, यहाँ पर थोड़ा सा पेन ले लेते हैं और आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आवेश है और उस आवेश पर अलग अलग आवेश के कारण, ये बहुत सारे आवेश हैं, उनके कारण क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो उस बल का जो मान होगा उन अलग अलग बलों के योगफल के बराबर होगा। एक और बात बताऊं आपको, डेफिनेशन रटनी नहीं है, समझनी है। यानी कि एक आवेश पर जो बल लग रहा है अलग अलग आवेशों के कारण उस पर लगने वाले बलों का योगफल हो रहा है। तो ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सिचुएशन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम क्या करेंगे, एन चार्जेस लेंगे। आपकी बुक में जो दिए गए हैं उसके आधार पे मैं आपको एन चार्जेस के लिए फॉर्मूला बताता हूं। अब देखिए एक मूल बिंदु लिया, इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि जिस स्थिति से आप इन चार्जेस की स्थिति को देख रहे हैं, तो वो हमारा मूल बिंदु है। हमने Q1, Q2, Q3 और Qn नाम से हमने चार्जेस लिए। आपकी बुक में केवल Q5 तक दिखाया गया था, इसलिए मैंने Q5 तक ये लिखा, ताकि आप अगर अपनी बुक को देख रहे हो तो इजीली आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप Qn तक यहाँ पे चार्जेस ले सकते हैं, राइट। मूल बिंदु से जो Q1 की स्थिति सदिश है या पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, ये पहला कंडीशन हो गया। फिर ये सबके बीच में हमने डिस्टेंसेस डाल दी हैं, राइट। अब हमें पहली सिचुएशन पे बात करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे फोर्स फाइंड कर रहे हैं Q2 और Q1 के बीच में। ऑलरेडी आप जानते हैं इसको, इसलिए ये वाली वैल्यू मैंने बता दी है, राइट। और इसको मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे आपको एनिमेशन के थ्रू सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये पहला वैल्यू होगा और फॉर्मूला ऑलरेडी आप जानते हैं, ये फॉर्मूले की वैल्यू है, ओके। फिर उसके बाद R12 की वैल्यू है और ये इसका कंप्लीट वैल्यू है यदि आपको Q फॉर्म में लिखना है, ओके। अब फिर से देखिए, अब हम यहाँ पे फोर्स निकालेंगे Q3 के कारण Q1 पर, क्लियर है। तो ये वैल्यू लिख दी है और इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो भी यहाँ पे फॉर्मूले में लिख दिया। आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 करके इसको लिख देना है। आफ्टर दैट इसको फिर से क्लीन कर देते हैं ताकि आपको ये जो फिगर है वो कंप्लीटली सही तरीके से दिख जाए। अब यहाँ देखिए फिर से मैंने क्या किया, ये वेक्टर्स की वैल्यू ले ली। एक वेक्टर ये था, इसके बराबर ये वेक्टर आ जाएगा, इस वेक्टर के बराबर ये वेक्टर आ जाएगा और रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो आप देखें यहाँ पे क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया है, ओके। तो ये हो गया और उसके बाद इस रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, अभी अभी हमने फाइंड किया था। ये जो F1, 2, 3 नाम दिया गया है वो किस किस का सम होगा, इसका और इसका सम होगा, क्लियर है। तो इसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखी है, तो आराम से आप इसके नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को आप पॉज करेंगे और ये कर लेंगे, ओके। आफ्टर दैट फिर क्या होगा, अब आपके पास ये तो हुआ 2 के लिए। हमारे पास कितने चार्जेस हैं, हमारे पास और चार्जेस हैं, Q4 है, Q5 है। तो उनके लिए करने के लिए फिर से देखिए, अब ये Q4 के कारण थोड़ा सा ये समझिए, Q4 है और ये Q1 है। यहाँ पे फोर्स निकलेगा, इस डायरेक्शन में निकलेगा। फिर देखिए हम क्या करेंगे, किनका रिजल्ट लेंगे, अब ये जो Q4 है और ये वाला जो है इनका हम रिजल्टेंट लेने वाले हैं, राइट। तो आप यहाँ पे एनिमेशन पे ध्यान देंगे, अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा और इसको हमने नाम दिया F1, 2, 3, 4, राइट। और इसको मैं अलग रख देता हूं यहाँ पे, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या किया, पहले कौन सा फोर्स निकाला, F12, फिर F13, उनका रिजल्टेंट निकाला। फिर हमने कौन सा फोर्स निकाला, F14, और फिर इन दोनों के रिजल्टेंट को यहां ले लिया है, ओके। अब फिर हमारे पास एक फोर्स और लगेगा जो कि इसके कारण इस पर लगे, यानी कि Q5 के कारण Q1 पे लगेगा और वो होगा F15, राइट। इसके लिए भी फिगर को कंप्लीट करते हैं। ये जो वेक्टर है इसको हम इस वेक्टर से दिखा रहे हैं। फिर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर था, ये वाला जो वेक्टर था, ये वाला, उसको हमने यहां दिखा दिया है, ओके। और इनका रिजल्टेंट अब किस किस का रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट है F1, 2, 3, 4, यानी कि अभी तक के जो 4 फोर्सेस थे उनका रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर है या ये वाला है जिसको हमने यहां दिखा दिया है। और अब हमारे पास जो बचा है वो F15 बचा है, तो इसको भी अलग कर देते हैं
और ये आपके पास फाइनल फिगर रही, तो ये हमारा रिजल्टेंट है। तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन सब फोर्सेस का सम हो जाएगा। यानी कि Q1 पे जो फोर्स होगा वो किस किस के कारण होगा, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण, Q5 के कारण। इसी प्रकार से यदि n चार्जेस होंगे तो उन सब के कारण जो है फोर्स होगा, और उसका जो सम होगा वो F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 इस तरीके से चलता रहेगा, राइट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक फाइनल फिगर यहाँ पे लिया गया है जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी दिया गया है, और यहाँ पर मैंने फाइनल आपके लिए क्या तैयार किया है, इसका जो कैलकुलेशन होता है आपने कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर से अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत, कि एक तंत्र है, उसमें बहुत सारे आवेश हैं, उनमें से एक आवेश पर जो बल लगता है वो उन अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों का बीजगणितीय योगफल या सदिश योगफल भी आप कह सकते हैं। यहां पे आपको ध्यान में रखना है, नॉर्मल योगफल नहीं कहना है, बीजगणितीय या सदिश कहना है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये सदिश राशियां हैं। फिर से देखिए, सारे फोर्सेस की वैल्यू यहाँ पे ऐड की गई है, एक एक करके उनके मान लिखे गए। पहले की वैल्यू है, फिर ये दूसरे की वैल्यू है, विद डायरेक्शन यहाँ पे रखा गया, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। और डॉट डॉट का अर्थ है जितने भी आपके पास होंगे, सपोज दैट n चार्जेस हैं तो n के कारण यहाँ पे वैल्यूज लगेगी, राइट। फिर इसको सिग्मा फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो, अभी सिग्मा फॉर्म भी मैंने बताई थी। इनमें से एक चार्ज हमारा फिक्स है, वो कौन सा वाला है, Q1 वाला। तो Q1 को हमने यहाँ लिख लिया है। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये भी फिक्स है, उसको भी हमने लिख लिया है। और सिग्मा में हमारा देखो I स्टार्ट हुआ कहाँ से, यहाँ पे 1 लिखा है, तो हम यहाँ पे हमारा जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो 2 से हो रही है। कहाँ से हो रही है, 2 से। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्शन आप करेंगे, 2 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, n तक। 1 से क्यों कहा मैंने, क्योंकि ऑलरेडी Q1 हमारे पास है, और जो I की वैल्यूज हैं वो 2, 3, 4, 5 अप टू कहाँ तक चलती रहेंगी, n तक चलती रहेंगी। तो जो अध्यारोपण का सिद्धांत था उसके आधार पर जो फाइनल वैल्यू होगी बल की वो ये होगी, और क्यू फॉर्म में भी इस फॉर्मूले को मैंने लिख दिया है। आपको थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना है, जब हम क्यू फॉर्म में फॉर्मूला लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे ही इसका बता दूं, तो दो चीजें आ रही हैं। वैल्यू फोर्स की क्या आती है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और क्या आ रही है, Q1 Q2 अपॉन सपोज दैट आर स्क्वायर। तो तब यहाँ पे क्या आता है, आर का कैप आता है, राइट। ये वेक्टर है और यहाँ पे वेक्टर का यूनिट वेक्टर आया है। क्यूब कब आता है, जब F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब आएगा, तब यहाँ पर वेक्टर आएगा। ये आपको डिफरेंस समझना है। यहाँ पे क्या आया था, यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे क्या आया है, वेक्टर आया है। जब वेक्टर आता है तो क्यूब आता है, और जब यूनिट वेक्टर आता है तब स्क्वायर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझ लेना है। और अब इसको हम क्लीन करते हैं और आगे बढ़कर हम जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो इजीली इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा है 3 आवेशों Q1, Q2 और Q3 पर विचार कीजिए, जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित हैं। त्रिभुज के केंद्रक पर चित्र 1.6 में दर्शाए गए अनुसार आपको स्थित आवेश Q, जो Q सजातीय है, सजातीय का मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, पर कितना परिणामी बल लगेगा। बड़ा शानदार ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि कूलाम के नियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे और कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए सिचुएशन क्या है, समबाहु त्रिभुज दिया गया। समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी हो जानी चाहिए। समबाहु त्रिभुज जो होता है, उस त्रिभुज की विशेषता होती है कि उसकी जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। जिन बच्चों का मैथ्स नहीं है उनके लिए है, और प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो इसका एक और फिगर में ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, जो ये वैल्यू आती है, जैसे ये वैल्यू खींची गई है, ये वैल्यू खींची गई है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 इंटू एल। एल मीन्स इसकी भुजा, जो ये भुजा होगी उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, √3/2 इंटू भुजा। ये भी आ गया। और फिर यहाँ पे केंद्रक कहा गया है। एक और नॉलेज होना चाहिए, जो केंद्रक होता है ये 2:1 में स्प्लिट होता है, यानी कि 2 भाग इसका ऊपर होता है और 1 भाग इसका कहाँ होता है, नीचे होता है। तो जिस भी भाग का मान हमें चाहिए, अगर हमें ऊपर वाले भाग का मान चाहिए तो इसको कहते हैं 2/3, राइट। और अगर नीचे वाले भाग की वैल्यू चाहिए तो 1/3
3। जो भी भाग हमें चाहिए, नीचे वाला चाहिए तो 1/3 और ऊपर का चाहिए तो 2/3। ठीक है, बड़ा फॉर्मूला है, केवल आप इतना ही आपको समझना है। इसको कर देते हैं यहाँ पे क्लीन, राइट। और आगे इस क्वेश्चन को अब करने के लिए हम तैयार हैं। क्यों हैं हम तैयार? देखिए, हमारे पास सिचुएशन जो थी वो हमने डिस्कस कर ली है, फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, और उसके बाद हमें क्या करना, केवल सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहले देखिए, हमें केंद्र पर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। केंद्र पर फोर्स निकालना है, उसके लिए हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो इस डिस्टेंस को कुछ देर के लिए हम x ले लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड भी कर लेते हैं। हर तरफ से x ही आएगी, यहां से भी x आएगी, यहां से भी x आएगी। x मैंने कुछ देर के लिए मान लिया है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अभी बता दिया मैंने। सबसे पहले हम ये पूरी वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। ये कितनी हो जाएगी, √3/2 इंटू भुजा, राइट, यानी कि जो साइड है, और साइड कितनी दी है, l दी है, तो √3/2 इंटू l हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा कि केवल आपको यहां से ऊपर का पार्ट चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट चाहिए। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा, इसको हम कहेंगे 2/3 ऑफ, और ये जो भुजा आई है यानी √3/2 का l। अब यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा √3। कुछ बच्चों को इसको समझने में भी प्रॉब्लम होगी। देखो, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और एक √3 से एक √3 कट गया, और 2 से 2 कट गया, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आई वो l/√3 आई। तो ये जो वैल्यू है जिसको हम x कह रहे थे, x इज इक्वल्स टू प्राप्त हुआ l/√3। यहां तक समझ में आ गया होगा। यही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को आपको समझना भी है। अगर ये आपके समझ में आ गया है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व में क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है, यहाँ बता रहा हूँ आपको ऑलरेडी। देखिए, सबसे पहले जो a है हमारे पास, अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही तो इसको भी साफ कर लेते हैं। ठीक है, a पर स्थित आवेश q के कारण q पर बल, यानी कि जो a पर आवेश है, ये वाला आवेश है, इसके कारण इस पर बल। ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0। देखो, मैं एक बार सॉल्व कर दूं, ये कहां से आया, क्या है हमारे पास फॉर्मूला, 1/4πε0। Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा, Q है। Q की वैल्यू कितनी है, कैपिटल Q है, और अपॉन R स्क्वायर। तो R की वैल्यू कितनी थी, हमने उसको x लिया, x की वैल्यू कितनी थी, l/√3। तो ये हो जाएगा l/√3, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको और सॉल्व करेंगे। 1/4πε0 हो जाएगा, और ये 3 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, यानी कि 3, और अंडर रूट भी है, स्क्वायर है, तो ये हट जाएगा, यानी कि 3, और ये हो जाएगा Q, कैपिटल Q, और अपॉन l स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ पे निकाली गई है। तो इजीली आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ जाना है, उसके बाद उन कॉन्सेप्ट को खुद अप्लाई करना है। ये नहीं कि कहीं से रट्टा मार के नहीं करना। अगर रट्टा मारोगे तो अब फिजिक्स इतनी आसान नहीं रह गई है। ना कोई परिभाषा पूछी जानी है, ना कोई फॉर्मूला पूछा जाना है। जो पूछा जाएगा वो है कि जो फॉर्मूले और जो थ्योरी आपको दी गई है, उसके बाद आप उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बी पर, माने बी के कारण यहाँ पर बल, फिर सी के कारण यहाँ पे बल। अभी हमने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी है। सबको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन उस ऐड करने से पहले थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना कि डायरेक्शंस क्या क्या होंगे। अब मैं अगला पार्ट जो है वो डायरेक्शन पे डिस्कस करने वाला हूँ। डायरेक्शन पे क्या है, देखिए, डायरेक्शन पे ये है कि सबसे पहले जब ए के कारण आपने इस पे फोर्स निकाला होगा तो क्या होगा, इसी लाइन पे आप आगे बढ़ेंगे, जिसको आपने क्या नाम दिया, F1 नाम दिया, राइट। जब आपने B के कारण निकाला होगा तो इसी पे आप आगे बढ़े, जिसको आपने F2 नाम दिया, और जब C के कारण निकाला तो इसी पे आप आगे बढ़े, जिसको आपने F3 दिया। तो सबसे पहले आप ये जो F2 है और F3 है, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वो यहां आपको मिलने वाला है। क्लियर है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना मिलेगा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, यहां पे जो ये एंगल होता है ना इन दोनों के बीच में, ये और ये जो एंगल आता है, ये एंगल कितना आएगा। अब इस एंगल को निकालना मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, ये कितना एंगल है, ये हो जाएगा, ये पूरा एंगल होता है यहाँ पे कितने का, 60 का। तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। फिर ये भी कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि ये सीधे बीचों बीच इसको क्या करता है, स्प्लिट करता है। 30 ये हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 60 ऑलरेडी हो चुका है, और ये कितना बचेगा, 120 बचेगा। समझ में आ रहा है। एक कोण 30 मिला, ये वाला कोण भी 30 मिला। 30 कितना हो गया, 60 हो गया।
180 होता है तो अब कितना बचा 120। तो यहाँ पे जो कोण होगा, इसको हम यहाँ पे क्लीन कर देते हैं, और यहाँ पे जो कोण होगा वो कोण, ये वाला कोण इनके बीच में कितना हो जाएगा 120, राइट। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है वेक्टर वाला। थोड़ा टाइम लगता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, तो वेक्टर वाला फॉर्मूला आप जब यूज करेंगे तो वो क्या कहता है, वो फॉर्मूला कहता है f इज इक्वल्स टू अंडर रूट f1, तो यहाँ पे f1 का मतलब है f2 का स्क्वायर प्लस f3 का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 f2 f3, और cos कितना आ जाएगा 120, राइट। cos 120 की वैल्यू होती है, cos 120 इज इक्वल्स टू द -1, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी f इज इक्वल्स टू f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, राइट, और ये 1/2 होती है, -1/2, cos 120 की वैल्यू -1/2, तो ये वैल्यू थी यहाँ पे 2, तो 2 इंटू ये हो जाएगा f3 f2 और -1/2, तो 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इजीली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही माइनस ले लिया था, इसको आप प्लस रख सकते हैं, ये है माइनस वैल्यू। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, ये सारी वैल्यूज आपस में बराबर हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि जो f2 है और f3 है उनकी वैल्यू एक दूसरे की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और जब बराबर होगी तो क्या होगा, मान केवल एक ही बचेगा, राइट। केवल आपके पास या तो f2 बचेगा या तो f3 बचेगा, ये वैल्यूज आपके पास बचने वाली है। तो फाइनली इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डायरेक्ट होगा इस डायरेक्शन में, और वो किसके बराबर बचेगा, या तो वो बचेगा f3 के बराबर, और या क्या बचेगा f2 के बराबर। अब कंडीशन समझिए, f3 और f2 का जो रिजल्टेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है, और जो f1 है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये है f1, और इसको मैं नाम दे रहा हूं f2 3। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली यहाँ पे जो वैल्यू होगी फोर्स की वो क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है जो कि ऑलरेडी आपके उदाहरण नंबर 1.6 का है, जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया उसके आधार पे इस क्वेश्चन को आपको एज ए होमवर्क करना है, राइट। आपको इजीली इस क्वेश्चन को करना है। डायरेक्शंस मैंने पूरी की पूरी आपको समझा दी है, यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है, ये वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में और इस कंडीशन में, तो ये डायरेक्शंस आपको यूज करनी है और बहुत बेहतर तरीके से आप इसको कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।